नमस्कार, पीके टाइम्स विद पॉडकास्ट की श्रृंखला में आज एक बार फिर हमारे साथ विशेष मेहमान है। हमारे साथ है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा के कार्यकर्ता जो बायतू विधानसभा से आते हैं, बाड़मेर बालोतरा जिलों में सक्रिय है। आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना से ही उससे जुड़े हैं और हनुमान बेनीवाल के साथ पिछले एक दशक से लगातार उनके मजबूत सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की गतिविधियों, हनुमान बेनीवाल से जुड़े हुए सवाल, आपकी खुद की पारिवारिक बैकग्राउंड से रिलेटेड, छात्र राजनीति, तमाम संगठनात्मक आपकी गतिविधि क्या है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे, सवाल पूछेंगे। जालाराम जी पालीवाल हमारे साथ है, रालोपा के उभरते हुए नेता और कार्यकर्ता। जालाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीके टाइम्स में आपने मुझे बुलाया और आपके साथ में बातचीत करने का मुझे मौका मिला, आपका बहुत बहुत आभार। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अभी बाड़मेर बालोतरा में अभी क्या अपडेट है, क्या गतिविधियां चल रही है? पिछले एक महीने से बाड़मेर और बालोतरा के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता निर्वाचन आयोग की जो एक नया प्रारूप उन लोगों ने जारी किया है, उसके तहत हम लोग प्रत्येक बूथ से BLA 2 बना रहे हैं। तो अभी हमारी यही गतिविधि है और आगामी 10 जनवरी तक ये काम हम पूरा कर लेंगे और उसके बाद में आगामी जो पंचायत राज चुनाव को लेकर जो भी काम होगा वो काम शुरू करेंगे। तो अभी मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बेनीवाल है, जो आपके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एक बहुत मजबूत चेहरे थे, लोकप्रिय चेहरा थे यहाँ पर, वो जब से कांग्रेस में गए हैं और उन्होंने कांग्रेस से यहाँ सांसद भी चुने गए हैं, 2 बार उन्होंने बायतू से रालोपा से चुनाव लड़ा है, उसके बाद कहीं न कहीं बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वो एक तरीके से ठंडी पड़ गई। नहीं, बिल्कुल ठंडी पड़ गई ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, क्योंकि उनका जो नॉर्मल स्वभाव है वो काफ़ी आक्रामक है, उनकी गतिविधियाँ, उनके आंदोलन, धरने, लेकिन अभी ऐसी गतिविधियाँ ज़्यादा देखने को मिल नहीं। यहाँ पर भी हो रहा है। सारी चीज़ें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले हो रही है। जहाँ धरना देना है, जहाँ आंदोलन करना है, किसी की आवाज़ उठानी है और चाहे कोई भी बात हो, उसके लिए हमेशा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद में कोई बड़ी सभा या रैली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने यहाँ नहीं करी, वो भी आगामी समय के अंदर हो जाएगी यहाँ पर। बाकी जो कार्यक्रम पार्टी के बैनर तले होने चाहिए वो हो रहे हैं। तो आप इस बात को मानते हो कि उम्मीदवार जी के पार्टी छोड़ने से पार्टी को फर्क तो पड़ा है ना काफी? नहीं, फर्क पड़ा ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ये जरूर है कि उम्मीदवार जी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता थे बाड़मेर बालोतरा के अंदर, वो छोड़कर गए हैं, तो उससे पार्टी के अंदर फर्क ये पड़ा है कि जो ज़्यादा समय तक हमारे साथ रहे और हमारे पार्टी जुड़े हुए लोगों की भावनाएं भी उनसे जुड़ी हुई थी, लेकिन ऐसी कोई पार्टी को नुकसान हो जाए या फिर आगामी पार्टी को डेवलपमेंट नहीं करे, ऐसी कोई बात नहीं है। मजबूत है और लोकसभा चुनाव के बाद में तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए बाड़मेर बालोतरा नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर एक अलग तरीके से लहर उठी है। हम लोग देख रहे हैं कि जो 2018 के अंदर, 18 से पहले जो हनुमान बेनीवाल जी का जो जलवा राजस्थान के अंदर था, जो क्रेज था, उससे अभी 10 गुना ज़्यादा क्रेज राजस्थान के अंदर है। और बाड़मेर बालोतरा के अंदर तो पहले भी ज़्यादा था और उससे भी अब डबल है। तो अभी उम्मीदवार जी से मुलाकात वगैरह होती है, कभी बातचीत? नहीं, उम्मीदवार जी से ऐसे सामाजिक कार्यक्रम हो या फिर मिलते रहते हैं, बातचीत वहाँ जहाँ मिलना होता है वहाँ होती है, राम राम होते हैं, बढ़िया है। अभी तक का जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सफ़र है, 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की स्थापना होती है और आप भी उनके संस्थापक सदस्यों में से एक हो, तब से ही आप पार्टी से जुड़े हुए हो। अभी तक का जो सफ़र है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? राजस्थान के अंदर, राजस्थान के लिए कहा गया है कि यहाँ पर तीसरी ताकत कोई बनी नहीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो गठन है उससे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर तीसरी पार्टी यहाँ से बनाई, लेकिन वो लोग, उनका उद्देश्य अलग था। उनका उद्देश्य राजनीतिक करना था, उनका उद्देश्य
मतलब पार्टी बना के कोई व्यापार करना था। लेकिन जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन राजस्थान की धरती पे हुआ था तो गठन हनुमान बेनीवाल जी ने यहाँ किया। तो हनुमान जी के उद्देश्य जो गठन के टाइम थे वही उद्देश्य आज भी वो शायद उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया। हनुमान जी का जो मोटो था कि मैं प्रदेश के अंदर उन लोगों को जगाऊंगा जो राजस्थान के किसी भी कोने के अंदर बैठे हुए उन लोगों को कोई नहीं पूछता, चाहे राजनीतिक तरीके से हो चाहे सामाजिक तरीके से हो। और हनुमान जी ने वो काम किया। प्रत्येक जिले के प्रत्येक कोने के अंदर हम जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को तैयार किया कि हमें उन्होंने मंच दिया। अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गठन नहीं होता तो हमें मंच नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिला, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे पंचायती राज के अंदर कोई चुनाव हो। तो ये मौका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक की पार्टी के की वजह से ही उन लोगों को मिला है। और बाकी इनसे पहले जो संगठन बने यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां बनी उनका काम अलग था, उनका उद्देश्य अलग था। तो वो सारे लोग उनकी पार्टियां वगैरह यहाँ से बिखर गई। लेकिन हनुमान जी का जो मोटा था वो आज सेम है और आज भी वो अपने उन कार्यों पर वो अपने उन उद्देश्य पर अडिग है। तो आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, छात्र संघ राजनीति के बारे में थोड़ी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ही मैं जानना चाहता हूं क्योंकि 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना होती है, तब से आप संस्थापक सदस्य भी थे, उसके बाद लगातार आप सक्रिय हो। लेकिन आप हनुमान बेनीवाल से पहली बार कब जुड़े? क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में लोग ज़्यादातर वही जुड़े होते हैं जो खुद हनुमान बेनीवाल के व्यक्तित्व से प्रभावित है। बिल्कुल आपकी बात सही है। हनुमान बेनीवाल से मैं पहली बार मिला था 2013 के अंदर, और उनसे पहले मैं 2009 से हनुमान जी को फॉलो कर रहा हूँ। मतलब उनको मैं पसंद करता हूँ, उनकी कार्यशैली को पसंद करता हूँ। और मैं प्रथम बार उनको मैंने देखा था तेजा जी के मेले के अंदर, जो खन्नाल जा तेजा जी का मेला पड़ता है। ये कब की बात है? ये 2009 की बात है। अच्छा। उस समय वो MLA थे। उस समय मैंने उनको वहाँ देखा था। उन्होंने वहाँ जो आम जन को तेजा भक्तों को संबोधित किया। और उसके बाद उस समय जब मैं वहाँ गया था तो मेरे पास एक कीपैड वाला वो फोन था, उसके अंदर मैंने उनका वो पूरा भाषण रिकॉर्ड भी किया था। उस कार्यक्रम के अंदर स्वर्गीय कर्नल सुधाराम जी चौधरी के साथ में थे। तो हनुमान जी की वहाँ दबंग आई हमने वहाँ उस कार्यक्रम के अंदर देखी। उनका जो बोलने का लहजा, जो उनकी जो शैली थी वो हमें पसंद आई। और उसके बाद में हम लगातार उनको पसंद करते ही आ रहे। और उसके बाद में 2013 के अंदर हम लोग हनुमान जी से मिलने के लिए यहाँ से पर्सनली यहाँ से मिलने के लिए गए थे और उनसे मिले। उसके बाद में 2013 के अंदर यहाँ बाड़मेर के अंदर एक कार्यक्रम भी हम लोगों ने आयोजित करवाया महावीर टाउन हॉल के अंदर। और उसके बाद में लगातार मिलते आ रहे हैं और उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप हो या बाकी तमाम जो, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को जो पसंद करने वाले या उनके जो कार्यकर्ता है वो ज़्यादातर सब युवा पार्टी है, तो युवाओं के हनुमान बेनीवाल को पसंद करने का मुख्य कारण क्या है? क्या है इसके पीछे रीजन क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि वो जो बात कहते हैं वो एक स्पष्ट बात कहते हैं, लाग लपेट वगैरह वो अपनी बात में नहीं रखते। और जो भी बात सही बात है वो सही बात ही कहते। और कथनी और करने के अंदर उनका अंतर नहीं है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। वो हमेशा ये भी नहीं है कि किसी ने गलती कर दी और वो उनका आदमी है और वो उनको गलती को छुपा दे, वो नहीं। अगर उनका खुद का भी आदमी है, उसने अगर कोई गलती करी तो 100% उनको वो डांटते हैं। यही उनकी शैली हमें अच्छी लगी। तो विपक्षी पार्टी की जो कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टी बीजेपी है, इन सब पार्टियों के नेताओं का कहना है कि हनुमान बेनीवाल है वो युवाओं को बिगाड़ने का काम करते हैं। तो जितने भी युवा उनके साथ है वो ज़्यादातर या पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर नशों में ऐसे, तो उनके पीछे वो हमेशा जयकारे लगाने के कारण वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं। देखो आपकी जो बात आप कह रहे हो ये सही बात है कि कांग्रेस और भाजपा के लोग ऐसी बातें करते हैं। हनुमान बेनीवाल जी ने यहाँ राजस्थान प्रदेश के अंदर मतलब कोने कोने पर अपने कार्यकर्ता खड़े कर दिए। और सबसे बड़ी बात ये थी 2018 से पहले या 2015 से पहले लोग नेताओं से सवाल नहीं पूछते थे। जब नेता उनके गांव में जाते थे ना तब लोग उनसे डरते थे। वो मन के अंदर सोचते थे कि यार अपन लोग इनसे सवाल कैसे पूछे। लेकिन जो ही हनुमान बेनीवाल जी यहाँ राजस्थान के अंदर, यहाँ राजस्थान के प्रत्येक गांव के अंदर जब जाने लगे तब हनुमान जी ने लोगों को जगाया, युवाओं को जगाया कि आप अपने हक और अधिकार के लिए नेताओं से सवाल भी पूछ सकते हो, पूछना चाहिए आपको।
तो उसके बाद में लगातार जगह जगह कई बार मुख्यमंत्री का भी विरोध हुआ, कई बार मंत्रियों का विरोध हुआ। तब उन पार्टियों को लगा कि यार ये हनुमान जी तो लोगों को यार इस प्रकार अगर जागृत कर रहे हैं तो आने वाला समय हमारे लिए कठिन हो जाएगा। तब क्या है, उनके पास दूसरा कोई आरोप लगाने की कोई बात है नहीं, उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं वो हनुमान जी को आरोप लगाए, क्योंकि हनुमान जी एकदम स्वच्छ राजनीति करते हैं। उसके ऊपर कोई 1% भी पैसे मतलब भ्रष्टाचार का हो या फिर दूसरी तीसरी कहीं पर जमीन कब्जे करवाने की बात हो, 1% भी उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है। तो वो बात क्या कहते, वो यही बात कहते हैं, भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के पास हनुमान जी की बातों का जवाब देने के लिए तो कोई परफेक्ट उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो जवाब दे सके। इसलिए वो हमेशा कहते रहते हैं कि हनुमान जी युवा को बिगाड़ रहे हैं। वो कभी कभी ये कहते हैं कि हनुमान जी या युवा को गालियाँ देते हैं या लोगों को गालियाँ देते हैं, इनकी भाषा शैली सही नहीं है। तो उनका कहने का यही कारण है कि बाकी उनके पास कोई शब्द नहीं है कि वो हनुमान जी के बारे में कहें। हनुमान बेनीवाल की फैन फॉलोइंग है वो बहुत अच्छी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में, 2023 के विधानसभा चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव निकले हैं, उनको वोट भी ठीक ठाक मिलते हैं, लेकिन इतने वोट नहीं मिलते हैं कि वो सीटें जीत पाए, या फिर जिन लोगों के लिए वो मुद्दे उठाते हैं एनी टाइम, जो धरने आंदोलन प्रदर्शन करते हैं, तो वो कहीं न कहीं वोटों में तब्दील नहीं हो पाता है। देखिए, राजस्थान के अंदर एक ये परंपरा जो है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, तो वो परंपरा क्या है, लोगों के रगों रगों के अंदर घूम रही, वो धीरे धीरे खत्म होगी, एकदम खत्म नहीं होगी। लोग वोट देना चाहते हैं हनुमान जी को और देते भी है। कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहाँ पर 50,000, 60,000, 65,000, 80,000, 70,000 ऐसे वोट पड़ते हैं। और दूसरी बात ये है कि पहले जो लोग तैयारी भी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे फलाना ऐसे वैसे, एंड टाइम पर कुछ ऐसे लोग होते हैं वो सेट हो जाते हैं। तो जो प्रत्याशी पहले से तय होता है कि भाई यहाँ से ये चुनाव लड़ेगा, तो फिर एंड टाइम पे अगर वो चुनाव नहीं लड़ता तो फिर वहाँ थोड़ी समस्या होती है। तो इस प्रकार वोट भी कम है। लेकिन आने वाले समय के अंदर जो 2028 का चुनाव है, उससे पहले अभी जो पंचायत राज का जो चुनाव है, आप देखना राजस्थान के अंदर 2 जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, मैं आपको 100% कहता हूं कि एक राष्ट्रीय पार्टी को तीसरे नंबर पर इस पंचायत राज चुनाव के अंदर हम लोग धकेल देंगे। 2018 का जो चुनाव है और 2023 का चुनाव है, इसका विश्लेषण करें, दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करें। 2014 के अंदर हनुमान बेनीवाल ने नागौर से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, उनको लगभग 1.5 से 2 लाख वोट आए थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन करते हैं और नागौर से चुनाव जीतते हैं। 2023 के लोकसभा चुनाव के अंदर वो कांग्रेस से गठबंधन करते हैं, चुनाव जीतते हैं। तो गठबंधन कहीं न कहीं कांग्रेस या भाजपा, कहीं न कहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए फायदे का सौदा नहीं है। तो ये लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन वाली जो पॉलिसी है, ये कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में भी यदि ये कर ले तो कम से कम 15-20 सीट आ नहीं जाए। ये देखो, ये तो बड़ी बातें हैं, वो इस बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन गठबंधन करने से क्षेत्रीय दल को नुकसान होता है। हम लोगों का ये सोचना है कि स्वतंत्र रूप से जो चुनाव लड़ा जाए, तो उससे क्या है कि फायदा भी होता है। और दूसरी बात ये कि प्रत्येक विधानसभा या प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंदर नए कार्यकर्ता बनते हैं, नए लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। और जब गठबंधन करके जब चुनाव लड़ते हैं तो 10 सीटों पर, 15 सीटों पर, 20 सीटों पर, तो उतनी ही सीटों पर ही कार्यकर्ता काम कर पाते हैं, बाकी वाली सीटें ऐसी रह जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि बगैर गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए तो उसे पार्टी को फायदा है और नए कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलता है और नए लोग भी जुड़ते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो प्रदेश कार्यकारिणी, जिले में कार्यकारिणी है, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, उनको दायित्व देने हैं, इस चीज़ का बहुत समय से आरएलपी के अंदर भी और बाहर भी लोगों में जिज्ञासा है और इंतज़ार किया जा रहा है। तो ये इंतज़ार कब खत्म होगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव और उसके बाद उपचुनाव हुआ, वो भी बीते हुए काफ़ी समय हो गया है। तो ये कार्यकारिणी विस्तार वाला काम, उसमें अभी क्या गतिविधि चल रही है, क्या उसकी अपडेट है और इसका कब तक रिजल्ट आ सकता है? ये बात, इसका काम ही हो रहा है। कार्यकारिणी, नई कार्यकारिणी गठित करने को लेकर पिछले 3 महीनों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व और जो टीम है वो काम कर रही है। आगामी 1 महीने के अंदर अंदर शायद तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी बॉडी राजस्थान प्रदेश के अंदर आपको दिख जाएगी। और दूसरी बात ये जरूरी भी नहीं है कि पार्टी की जो कार्यकारिणी है वो बनाई जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी कांग्रेस ने शायद सारे जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करी है
तो पिछले 3 सालों के अंदर राजस्थान के अंदर कांग्रेस के ऐसे कई ब्लॉक खाली पड़े थे जहाँ पर वो ब्लॉक अध्यक्ष भी नहीं बढ़ा पाए, वो कई ऐसे जिले भी खाली थे जहाँ पर वो जिला अध्यक्ष नहीं बढ़ा पाए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कार्यकारिणी आगामी दिनों के अंदर बढ़ जाएगी। कार्यकारिणी विस्तार से कार्यकर्ताओं को जोड़ने से पार्टी को फायदा तो होता है ना? बिल्कुल होता है, कार्यकारिणी विस्तार से होता है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जिस क्षेत्र के अंदर प्रभाव है, तो वहां पर युवाओं की जो संख्या है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ बहुत ज्यादा है। तो इसके अंदर एक ये समस्या भी है कि जब पार्टी का विस्तार होता है तब वो समस्या आड़े भी आती है कि किसको क्षेत्र के अंदर पद दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। तो ये एक बड़ी समस्या भी है हमारे साथ। लेकिन आगामी समय के अंदर बहुत मजबूत और बहुत शानदार कार्यकारिणी आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो बाड़मेर में अभी बड़े नेता है उसमें बहुत कमी आई है, क्योंकि ज़्यादातर उदयराम मेघवाल पहले चुनाव लड़े विधानसभा का, सत्ताराम देवासी चुनाव लड़े, उमेदराम जी चुनाव लड़े, ये बड़े बड़े नेता है वो सब पार्टी छोड़ चुके हैं। तो अभी पीछे युवाओं की फौज आ रही है, उसमें कौन कौन है, उनको रिप्लेस करने वाले कौन कौन है? बड़े चेहरे बहुत सारे युवा हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या के अंदर ऐसे लोग भी है जो काम भी कर रहे हैं पार्टी के लिए। और वोटरों की बात करें तो लाखों की संख्या के अंदर है। आपने जिन लोगों का नाम लिया, उदयराम जी हो, उमेदराम जी हो, सत्ताराम जी हो, ये लोग तो तात्कालीन परिस्थितियों के अंदर के साथ पार्टी के साथ जुड़े थे। ये जुड़े तब चुनाव लड़ने के लिए जुड़े थे। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी के साथ में जो 2013 के बाद में बाड़मेर और बालोतरा के जो लोग जुड़े थे 2013 के समय के अंदर, और वो लोग 13 हो, 18 हो, 23 हो और अभी चल ही रहा है, तो वो सारे लोग उनके साथ हैं। जो पुराने लोग जितने भी हनुमान जी के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग साथ है। नए लोग तो देखिए अब और भी हम लोग जब नए नेताओं को जोड़ेंगे तो वो चुनाव लड़ने के लिए आएंगे। हो सकता है वो भी आए और फिर बाद में वापस चले जाए, लेकिन वो कोई पार्टी के लिए वो इस प्रकार का है नहीं कि भाई वो ही पार्टी के लिए सब कुछ है, वो ही सर्वोपरि, वो नहीं। पार्टी के अंदर पार्टी के लिए पार्टी का कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है और वो ही सर्वेसर्वा है। आप बायतू विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और बायतू से 18 और 23 के 2 चुनाव है विधानसभा के, वो उमेदराम बेनीवाल ने लड़े जो कि अभी सांसद है कांग्रेस से बाड़मेर के। यदि आज की डेट में बायतू में विधानसभा चुनाव हो जाए तो आरएलपी की प्रदर्शन कैसा रहेगा वहाँ? देखिए पहली बात तो ये है कि बायतू विधानसभा को इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार ने तोड़ दिया। अभी के परिसीमन की बात चल रही है, अभी जो सीमा विभाजन हुआ है, अभी सीमा विभाजन हो गया, तब तो आगे नई विधानसभा बढ़ेगी तब देखा जाएगा। बाकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बाड़मेर बालोतरा जिलों की बात की जाए सबसे मजबूत बायतू के अंदर है। उसका कारण है कि बायतू के प्रत्येक ढाणी से बुजुर्ग लोग सीधे हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, उनकी पसंद सीधे हनुमान बेनीवाल है। तो बहुत सारी जो फैन फॉलोइंग हनुमान जी की है वो बायतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। और चुनाव के अंदर तब देखो उस समय क्या समीकरण बनते हैं, अभी जो नई विधानसभा बढ़ेगी तो उसके अंदर क्या कौन सा भाग रहता है, क्या रहता है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी विधानसभा बढ़ेगी बायतू बाटाड़ू सहित जो भी हिस्सा विधानसभा के अंदर रहेगा बायतू के साथ में 28 के अंदर 100% हम लोग वो विधानसभा जीतेंगे। 2023 के अंदर तत्कालीन कांग्रेस सरकार बालोतरा को नया जिला बनाया। आपकी जो बायतू विधानसभा क्षेत्र है लगभग वो बालोतरा जिले में थी, लेकिन अभी भाजपा सरकार ने उसमें सीमा विभाजन में बदलाव किया है। बायतू को लगभग 2 भागों में, जैसे आपने भी बताया, 2 भागों में तोड़कर गीड़ा को वो है बालोतरा में रखा है और शेष बायतू को बाड़मेर में ला दिया गया है। जबकि पहले बाड़मेर में शामिल थे गुड़ामालानी और धोरी मन्ना, उनको बालोतरा जिले में शामिल कर लिया गया है। तो इस नए सीमा विभाजन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए बालोतरा जिला अलग बना ये तो कई सालों से, कई वर्षों से स्थानीय लोगों की मांग भी थी और बढ़ना भी चाहिए। उस समय हमारे जो विधायक महोदय है हरी चौधरी जी, उन्होंने क्या कि खुद के वोट को सेफ रखने के लिए, उनका खुद का वोट बैंक है जो मतलब पाटौदी क्षेत्र के अंदर उनका थोड़ा वोट बैंक ज़्यादा है, तो वो वोट बैंक सेफ रखने के लिए उन्होंने उस समय बायतू से बाटाड़ू को अलग कर दिया, क्योंकि बाटाड़ू के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत है और वहाँ पर ज़्यादा हमारे वहाँ वोटर्स है। तो उन्होंने ये काम किया कि बाटाड़ू को बायतू से अलग करके बाड़मेर के अंदर डाल दें और फिर बाद में पीछे जो बसता है बायतू, गीड़ा और पाटौदी, तो वो क्या है अपने खुद के सेफ सीट रखने के लिए उस समय उन्होंने ये काम किया। अगर उस समय भी ये
ये सोचते हैं कि भाई बाइतू बाटाड़ू और गिड़ा को मैं अलग नहीं करूं, और ये यहाँ के जो लोग हैं इनकी जो जन भावनाएं बाइतू गिड़ा और बाटाड़ू के जो लोगों की जन भावनाएं उनके अपनों के साथ जुड़ी हुई है। अगर वो ऐसा सोचते तो उस समय वो बाइतू और गिड़ा को बाड़मेर के साथ रखते, तो आज ये ऐसी नौबत नहीं आती। आज तो ये फैसला हुआ है, बाइतू को गिड़ा से पाटोदी से अलग करके बाड़मेर के अंदर डाल दिया और गिड़ा और पाटोदी को अलग कर दिया। तो ये चीज नहीं होती अगर उस समय ये गलत फैसला अगर ये लोग नहीं करते तो अभी जो ऑल ओवर आप जो ये विभाजन हुआ है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत गलत हुआ है ये विभाजन, राजनीतिक ओतप्रोत है। और कुछ लोग ये चाहते हैं कि भी हम लोग नया क्षेत्र बनाएं और उनके सर्वेसरा हमें रहे। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों ने पहले माहौल भी खराब किया यहाँ बाड़मेर के अंदर कि हम लोग ही सर्वेसरा है, हम ही हैं, फलाना ढीगड़ा। उनका जो मकसद था वो मकसद केवल खुद चुनाव जीतना था। तो उन्होंने वो ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि मतलब समाज आपस के अंदर मतलब लड़ने पे उतर हो गए थे। ऐसा वातावरण उन लोगों ने तैयार किया। फिर बाद में जो नए वाले लोग आए तो उन्होंने उनका फायदा उठाया। और ये जो अभी जो विभाजन की जो बात इन लोगों ने करी है, विभाजन किया भी है, इससे आम लोगों को बहुत नुकसान हुआ। आप देख सकते हो गुड़ा मालनी और धोरीमीना क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं वो पहले बाड़मेर के अंदर थे, अब उनको बालोतराम के अंदर और डाल दिया। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये चीज है। और ये इन लोगों का मकसद है, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए सारे लोगों का मैं नहीं कह सकता, उससे एक लोग है जो जिनका भविष्य सेव नहीं है, तो उनका खुद का भविष्य सेव करने के लिए ऐसे एक्शन लेते हैं। ये जनता के साथ में कुटारा गाते हैं और बहुत गलत काम है। तो अब थोड़ा आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी आ जाते हैं। तो आपका पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए, आपकी स्कूली जीवन, आपके माता पिता के बारे में, गांव के बारे में, अपने बचपन के बारे में थोड़ी शुरुआत से बताइए। मेरा गांव बाइतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर पुराना गांव हमारा नौसर था। नौसर के बाद में नई पंचायत बनी हमारी बुटसरा, और बुटसरा के बाद अब नई पंचायत और बन गई कर्णीपुरा। अभी मैं कर्णीपुरा का निवासी हूँ। बाइतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर पंचायत समिति बाइतू है, हमारी तहसील भी बाइतू है। और एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूँ। बिल्कुल मेरे पिताजी किसान हैं और किसानी खेती करते हैं। सामान्य परिवार में उसके और 8वीं तक मैंने वो पढ़ाई मेरे गांव के अंदर। हमारी खुद का विद्यालय है राजकीय, उस समय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कैलनाडी था, वो अभी उच्च माध्यमिक विद्यालय बन गया है। तो उसके अंदर मैंने वहाँ 8वीं तक की पढ़ाई करी और 9th तक मैं, और फिर एक साल 9th के लिए मैं सेवनियाला के अंदर मैंने अध्ययन किया। और उसके बाद में बाड़मेर के अंदर आ गया, और बाड़मेर के अंदर मदर टेरेसा नॉवेल्स एकेडमी जो यहाँ रामनगर इको के अंदर है, वहाँ पर मैंने 10th 11th और 12th यहाँ से किया। और उसके बाद में BA मैंने किया बाड़मेर PG कॉलेज से 2012-13 के अंदर। 13 में मेरा एडमिशन हो गया, 13, 14, 15 यहाँ बाड़मेर से किया। आपने लगभग PG कॉलेज में आप पढ़ाई करते थे उस टाइम, मेरा भी कॉलेज का यही समय था, अपन साथ में ही थे। तो कॉलेज के टाइम में आप काफ़ी छात्र राजनीति में, किसान छात्र संघ करके एक आपको संगठन था, उसमें भी आप एक्टिव थे। काफ़ी छात्र संघ से जुड़ी हुई गतिविधियों में आप एक्टिव रहते थे, मुद्दे उठाते थे। तो स्कूली जीवन में भी ऐसा कुछ था या केवल कॉलेज आने के बाद में ये रुझान शुरू हुआ? देखिए, ये आंदोलन करना, आंदोलनकारी बनना या फिर ऐसे आंदोलन की बातें मन के अंदर आना, ये तो स्कूल टाइम से शुरू हो गया था। जब हम लोग स्कूल के अंदर पढ़ते थे तो उस समय भी हमने चुपके से हमारे साथियों के साथ मिलकर हमने उसमें भी संगठन बना लिया। उस समय हमारा संगठन था न्यू युवा शक्ति संगठन। उस टाइम वो बनाने का उद्देश्य क्या था और क्या करना चाहते थे? मतलब हम लोग बाहरी गतिविधियां देखते थे, अखबारों के अंदर पढ़ते थे, या फिर जुलूस रैलियां वगैरह ऐसे यहाँ कॉलेज के अंदर चुनाव चलते थे तो हम देखते थे। तो देखा था कि हमने भी उस समय स्कूल लाइफ के अंदर भी न्यू युवा शक्ति संगठन हम लोगों ने बना दिया। और उसके बाद में जब हमारा कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ तो पढ़ाई के अंदर भी मन था, और पढ़ाई के साथ साथ में ज़्यादा मन अगर था तो वो आंदोलन करने के अंदर जब थोड़ा मन ज़्यादा था। उस समय भी हमने उस समय एक बड़ा आंदोलन भी किया था। वो बाड़मेर के इतिहास के अंदर फर्स्ट और लास्ट आंदोलन था। उस समय जो सरकार थी, सरकार ने क्या यहाँ पर स्टूडेंट से PC टैबलेट के लिए 6,000 रुपये लिए थे।
कि 6,000 रुपया जमा करो और आपको 15,000 20,000 का पीसी टैबलेट सरकार द्वारा दिया जाएगा। लेकिन वो पैसे सरकार ने ले लिए, लेकिन पीसी टैबलेट विद्यार्थियों को वितरित नहीं किए। उसको लेकर हमने आंदोलन किया था। और ये जो शंकरी चौराहे से निकल कर ये जो बाजार सड़क जाती है कॉलेज के आगे से होकर गुजरती है, इस सड़क को हमने 3 घंटे तक जाम करके रखा है। आज दिन तक ये सड़क 3 घंटे तक कभी जाम नहीं हुई। वो फर्स्ट और लास्ट थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि उसमें तत्काल प्रभाव से बाड़मेर कलेक्टर और एडीएम और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हम लोगों से वार्ता करने के लिए आए। और दूसरे दिन ही वो जो फीस जमा की हुई थी पीजी टैबलेट की, वो दूसरे दिन ही वापस स्टूडेंट के खाते में आ गई। आप धरना प्रदर्शन करते थे, विरोध करते थे, छात्र हित के मुद्दे उठाते थे, लेकिन आप किसी छात्र संगठन से जुड़े क्यों नहीं बड़े, जैसे एबीवीपी हो गई, एनएसयूआई हो गई, और दूसरा आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा छात्र संघ का कभी? ये क्यों नहीं सोचा? उस समय एक ऐसा माहौल था कि हम लोग मददगार शुरू से ही ज्यादा बन गए, एक दूसरे की मदद करना। कोई चुनाव लड़ रहा है अपना भाई, तो उसके साथ में लग जाते। और बीच के अंदर हम लोगों ने, मैंने ये मन भी बनाया था छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए। तो उस समय हमारे साथ में पढ़ने वाले हमारे क्लासमेट थे, तो वो लोग तैयार हो गए कि हम लोग लड़ेंगे, आपको अगले साल मौका दिया जाएगा। तो ऐसा करके हमने मदद जरूर करी लोगों की, हमारे साथियों की, स्टूडेंट की। और लगभग 3 ऐसे छात्र संघ अध्यक्ष भी बढ़ाए जिसके अंदर हमारी अहम भूमिका भी थी। तो आप मौका नहीं मिला। बाद में हमारा कॉलेज का टाइम भी पूरा हो गया। और फिर बाद में हम लोग 2016 के अंदर यहाँ का जो वातावरण हमने देखा और मन के अंदर एक सोच लेकर हम लोग बाइतू चले गए। हमारा वो क्षेत्र बाइतू ही था, तो हमने यहाँ से एक नई शुरुआत करने के लिए यहाँ से हमने ठान लिया था कि हम लोग हनुमान विनाश जी का जो मिशन है कि राजस्थान के अंदर तीसरी ताकत बने, तो तीसरी ताकत के लिए हम लोग 2016 से बाइतू के अंदर लगे थे। आप धरना, विरोध प्रदर्शन, आंदोलन, मुद्दे उठाना, संगठन में काम करना, ये चीज़ें तमाम करें, लेकिन आप चुनाव लड़ने से हमेशा बचते क्यों? 2020 के में भी पंचायती राज चुनाव में आपको मौका मिल सकता था, आप पंचायत समिति सदस्य या फिर जिला परिषद का कोई चुनाव इच्छुक होते या मौका मिला नहीं। बात ये थी, तो अभी आपको बोला ना कि हम लोग मददगार थोड़ा ज्यादा बढ़ जाते हैं। कॉलेज टाइम के अंदर भी हम लोगों ने मदद कर दी एक दूसरे की, किसी के साथ में वो लिए। और हमने उसमें सोचा कि भी हम लोग मदद कर रहे हैं, हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो हम बड़े होंगे। लेकिन ये थोड़े सोचा था कि खुद को चुनाव लड़ना चाहिए था। उसके बाद में पंचायत राज का चुनाव आया 2020 के अंदर, तो उसमें भी हमने 2023 के चुनाव को देखते हुए किसी व्यक्ति की मदद कर दी कि 2023 के चुनाव के अंदर ये व्यक्ति हमारे काम आएगा। उस समय हमारे जो प्रत्यक्ष थे उमेदराम जी, तो उमेदराम जी के कहने पर हमने किसी की मदद कर दी, उनके साथ में लग गए। मौका नहीं मिला। अभी पंचायत राज चुनाव है तो ठोक बजा के चुनाव लड़ेंगे, 100% चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल। जो भी पार्टी और हमारे मिलने वाले हैं, हमारे आपकी प्राथमिकता में क्या है? पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ना या जिला परिषद? जो भी पार्टी, हमारे मिलने वाले, हमारे साथी और हमारे गांव के लोग, परिवार के लोग जो भी चाहेंगे, वो कहेंगे कि भाई आप जिला परिषद का लड़ो तो जिला परिषद का लड़ेंगे। वो कहेंगे आप मंडल का चुनाव लड़ो, पंचायत समिति का पंचायत समिति लड़ेंगे। अगर वो कहेंगे आप सरपंच का लड़ो तो सरपंच का लड़ेंगे। वो कहेंगे आप वार्ड में लड़ो तो वार्ड में लड़ेंगे। जो भी आदेश। तो सरपंच वार्ड में तो पार्टी का सिंबल होता नहीं है, तो पंचायत समिति और जिला परिषद में सीधी पार्टी का सिंबल हो जाता है। मैं कह रहा हूँ शुभ चिंतक जो हमारे मिलने वाले दोस्त है, हमारे जो साथी है, जो हमेशा हमारी मदद करते हैं, वो लोग जो चाहेंगे वो चुनाव लड़ेंगे। बाइतू विधानसभा है, वो उमेदराम बेनीवाल लड़ते थे तब तो काफ़ी मजबूत दिखती थी, लेकिन उनके कांग्रेस में जाने के बाद कहीं न कहीं एक तरीके से आरएलपी की दृष्टि से खाली है। काफ़ी युवा वहाँ मजबूत है, लेकिन अभी कोई ऐसा पूरी विधानसभा को कवर करने वाला चेहरा दिख नहीं रहा है। तो उसमें कहीं न कहीं आपका नाम भी लोग लेते हैं कि जलाराम पालीवाल है, वो बाइतू विधानसभा के लिए भावी चेहरे के रूप में तैयार हो रही है। नहीं, हम लोग, मैंने कहा वो मददगार थोड़ा ज़्यादा है। अभी भी हमारे मन के अंदर यही है कि हम लोग कोई नया चेहरा हमारे पास है। अभी 4-5 ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक भी है, योग्य भी है। क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सारी चीज़ों के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं हमारे पास जो योग्य भी है, चुनाव लड़ने के इच्छुक भी है, तो उनको करेंगे। और रही बात खालीपन की, तो आप मुझे ये बताओ कि उमेश जी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को छोड़कर गए, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े हुए ऐसे मुझे आप 2, 4, 5
नाम बताओ जो पहले तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थे, लेकिन अब वो उम्मीद के साथ में चले गए। उमेद राम जी के स्टाफ में काफ़ी लोग हैं, वो आरएलपी के साथ बहुत स्टाफ होता ना, स्टाफ, पहले तो वो स्टाफ में थे या आरएलपी से जुड़े हुए थे? स्टाफ तो आपकी ऑफिस का स्टाफ है, तो स्टाफ हिसाब से काम करता है, वो एंकर थोड़ी। पहले तो आरएलपी के कार्यकर्ता ही थे इन सब। नेता के साथ में जो व्यक्ति रहता है, चाहे वो सैलरी बेस पे हो, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, जब साथ में रहता है तो वो ये लगता है जिस संगठन से नेता बिलोंग करते हैं उसी संगठन से वो बिलोंग करते हैं, ऐसे होता भी यही है। तो वो आने का दूसरी पार्टी की बात थोड़ी कर सकता है। तो स्टाफ है, स्टाफ उनके साथ जाएंगे, उनका पीछे वो स्टाफ क्या करेगा। तो आपको क्या लगता है अभी पंचायती राज का चुनाव हो, उसके अंदर जो पंचायत समिति के अंदर आरएलपी का प्रदर्शन कैसा रहेगा? मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेंगे और हमने तैयारी भी शुरू कर दी इसकी। शानदार प्रदर्शन रहेगा और जो 2018, 23 और 20 के अंदर जो पंचायत चुनाव था उसके अंदर जो नहीं कर पाए उससे ज़्यादा और अच्छा शानदार काम करेंगे। बायतू के जो अभी विधायक है हरीश चौधरी, उनके साथ उनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा कटाक्ष करते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे बयान देने हो, या उनकी कोई भी नीति हो, उनकी आलोचना करनी हो, तो उनके साथ आपका इतना रिश्ता तल्ख क्यों है? नहीं, हमें उनसे कोई व्यक्तिगत हमारी ऐसी कोई दुश्मनी या देश भावना नहीं है, और व्यक्तिगत दुश्मनी देश भावना रख भी नहीं सकते। वो हमारे माननीय विधायक है, उनके जो काम करने का तरीका वो हमें सही नहीं लगता, हमें मतलब मुझे सही नहीं लगता, बाकी हो सकता लोगों को लगता होगा। उनकी कथनी और करने के अंदर अंतर है। वो जो बात कहते हैं वो बाहर कहने की उनकी बात अलग है और अंदर से उनकी अलग है। इसलिए राजनीतिक तौर पर हो या फिर सामाजिक तौर पर भी हो, तो उनकी बात कथनी और करने के अंदर जो उनका अंतर है वो हमें अच्छा नहीं लगता। पिछले 7 साल से वो बायतू विधानसभा के विधायक है, उनका अब तक का प्रदर्शन आप किस तरीके से देखते हैं एज ए विधायक? उनका प्रदर्शन में यही था कि वो पिछले कार्यकाल के अंदर तो उन्होंने बायतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर शुरू से लगाकर चुनाव थे तब तक उनका एक ही मकसद रहता था कि अगला चुनाव में कैसे जीतूं। वो इस चीज के अंदर जाते थे, अलग अलग तरीके से लोगों को भड़काना ऐसे, और खुद के लोग तैयार करके ये ऐसा माहौल क्रिएट कराना कि साहब ही सब कुछ है, अगर साहब चुनाव नहीं जीते तो फिर प्रलय हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी हवाबाजी। और एक वो मैं कहूँ ना ढिंडोरा पीट कर वो उनका ये काम यही है। बाकी रही बात विकास की, तो ऐसा कोई बड़ा काम पिछले 10 सालों के अंदर बायतू के अंदर हुआ नहीं जिसकी हम लोग प्रशंसा कर सकें। और जो चुनाव नजदीक आते हैं तो उनका क्या एक प्रोपेगेंडा वो चलाते हैं, जो उनके नजदीक लोग हैं उनको पता है चुनाव हार जाएंगे, तो वो क्या है चुनाव चलते चुनाव के अंदर ऐसे मैसेज छोड़ते हैं कि साहब तो मुख्यमंत्री के दावेदार है, मुख्यमंत्री बढ़ेंगे, अगर अपन लोगों ने यहाँ से हरा दिया तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, फलाना ठिकड़ा, इस ऐसा करके वो चुनाव भी जीत जाते हैं। आपको लगता है हरीश चौधरी में सीएम मटेरियल वो गट्स है, या फिर वो यदि कांग्रेस की सरकार मान लो भविष्य में कभी आए तो हरीश चौधरी का मुख्यमंत्री के रूप में कभी नंबर लग सकता है? देखिए, आज दिन तो राजस्थान के अंदर ऐसा हुआ नहीं कि कोई फेस हो पहले वो मुख्यमंत्री बना हो, मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अंदर तो कतई संभव नहीं है। पहले चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाता है, बाद में मुख्यमंत्री कोई दूसरा ही बनता है। और दूसरी बात ये है, मैं हरीश चौधरी जी के लिए और उनके समर्थकों के लिए कहना चाहूँगा कि वो लोग जो कहते हैं कि हमारे साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए जिस संगठन से वो बिलोंग करते हैं, जो पार्टी है उनकी राजनीतिक पार्टी है, उस पार्टी से जब चुनाव के अंदर कम से कम 50-60 टिकट बंटवारे के लिए उनके पास सामान हो, पार्टी उनको अगर 50-60 टिकटें दे दी है कि भाई ये 50 टिकटें आपको बांटनी, आप अपने लोगों में बांटो, जिता कर लाओ, तब तो हम लोग माने कि वो मुख्यमंत्री दावेदार है। उनको टिकट वितरण के लिए तो एक टिकट ही नहीं देते आप उनको, क्योंकि वो खुद को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में खुद और उनके जो कार्यकर्ता है उनको पेश करते हैं, तो राजस्थान के अंदर जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसके अंदर या अपने बाड़मेर बालोतरा की स्थानीय कांग्रेस है, इनके संगठन के अंदर, आप कांग्रेस के संगठन के अंदर हरीश चौधरी को किस तरीके से देखते हैं, कितने मजबूत है? वो मैंने आपको पहले ही बताया था ना, इनका मकसद एक ही है कि किसी मतलब कुछ भी काम करने पड़े, चाहे सही हो गलत हो, हवाबाजी करके इनके कार्यकर्ताओं द्वारा और पूरा ऐसे मतलब पूरे उस वातावरण को ऐसे बनाया जाता है कि शाह भी सब कुछ है। अगर उनका प्रदेश के अंदर कोई इतना बड़ा पद वगैरह होता तो उनके कहने से कम 23
2023 के विधानसभा चुनाव थे तो उनके कहने से कम 10 टिकट तो देते ही देते, ऐसी बात हुई नहीं। उनके तो वो एक समर्थक थे यहाँ पूरे राजस्थान के अंदर, फतेह खान जी, जो उनके भरोसे ही बैठे थे कि मुझे टिकट हरिजीत दिलाएंगे, लेकिन वो भी उनको दिला नहीं पाए। तो ये है इनका। कहीं ना कहीं अमीन खान और जो मेवाराम की वापसी हुई उसको भी हरी चौधरी कमजोरी के रूप में देखा जा रहा है। नहीं, वो उनका संगठन का मामला है, पता नहीं मुझे। बाकी जो बातें उनके कार्यकर्ता या लेकिन अभी संगठन के अंदर तो उनके बहुत करीबी कहे जाते हैं, लक्ष्मण गोदारा, उनको उन्होंने जिलाध्यक्ष बनवा दिया। सारे लोग वही तो है ना, संगठन के अंदर लोग तो उनके ही वही है, बाकी लोगों को वहाँ है ही नहीं, नंबर ही नहीं आ रहा है। संगठन के अंदर जो जितने भी लोग इनके भरे हुए हैं वो सारे लोग इनके परिवार के सदस्य ही है। बाकी जो लोग हैं कांग्रेस के जो नारे लगा रहे हैं, कई सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। ये सही बात है, संगठन के अंदर हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र के अंदर मौका अगर कोई देने की बात है, या जहाँ मौका मिलता है या मौका कोई देता है, वो हनुमान बेनीवाल जी ही देते हैं। क्योंकि उन्होंने, आप एक आकलन करो कि अगर हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान के अंदर नहीं होते, अगर हनुमान जी पार्टी नहीं बनाते, तो हम लोगों को थोड़ी मौका मिलता लाखों लोगों के बीच में बोलने का, पार्टी के पदाधिकारी के रूप में काम करने का। और आप देख सकते हो पंचायत राज जब चुनाव होते हैं या फिर विधायक ये विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो हमारे जैसे लोग वहाँ टिकटें बांटते हैं। और कांग्रेस के अंदर आप देखो, जो 50 साल से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उनको वहाँ कोई नहीं पूछता, जो 30 साल जुड़ा हुआ उनको कोई नहीं पूछता। जो इनके नजदीक है, माननीय जी के जो नजदीक है, केवल वो 2-3 लोग ही वहाँ पर सारा सिस्टम देखते हैं, वही काम करते हैं, उनका जो सिस्टम है वही चलाते हैं। किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है, वो जाने, उनका काम जाने। बाकी आम व्यक्ति की, आम युवा की जो चीज़ है उनके अंदर वो क्या करना चाहता है, वो चीज़ केवल हनुमान बेनीवाल जी ही देखते हैं। अभी जो स्थिति चल रही है, जो परिसमन भी होना बाकी है, तो उसमें पता नहीं चल रहा है परिसमन किस तरीके से होगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसके अनुसार 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से वापस उम्मीदवार बेनीवाल विधायक के रूप में सामने आ जाए या हरी चौधरी आ जाए, तो आरएलपी के कैंडिडेट उनके सामने कितना टिकेगा या आरएलपी का प्रदर्शन कैसा रहेगा? क्या आरएलपी ये सीट निकाल पाएगी? देखो, वो तो भविष्य की गरज बात है, लेकिन ये तय है कि 2028 के अंदर बाड़मेर, बालोतरा के अंदर जितनी भी अभी विधानसभा है और जितनी भी नहीं बढ़ेगी, मैं आपको 100% कहता हूँ बहुत शानदार प्रदर्शन होगा। और क्योंकि जो आपके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, उनकी लगातार ये शिकायत रहती है कि बाड़मेर से मेरे को बड़ी संख्या में समर्थन भी मिलता है, अच्छे कार्यकर्ता भी है, मैं लगातार वहाँ समय भी देता हूँ, लेकिन आप इन सब के बावजूद सीट नहीं निकाल पाते। एन वक्त पर मैंने आपको पहले बताया ना, कांग्रेस और भाजपा के जो लोग हैं वो ड्रामेबाज, और खुद के अंदर उनके अंदर ये हुनर उनके अंदर जरूर है कि वो जो नई पार्टी है या कोई नया व्यक्ति है, आम व्यक्ति जो आगे बढ़ना चाहता है, उनको रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो चुनाव के वक्त में वो अलग अलग बातें फैला के, भ्रम फैला के, मैंने आपको पहले बताया ना कि वो कुछ लोग ये भ्रम फैलाते कि हमारे साहब मुख्यमंत्री बढ़ेंगे, तो दूसरी जगह कुछ और भ्रम फैला जाता है कि हमारे जाति का ये आदमी हार गया तो फिर बहुत नुकसान हो गया, कुछ जगह दूसरा भ्रम फैला जाता। तो क्या चुनाव के एन वक्त पर ऐसे भ्रम फैला के ये लोग दूसरे लोगों को जीतने नहीं देते। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अब राजस्थान के लोग भी जागरूक है, राजस्थान के लोग लगातार देख भी रहे हैं कि पिछले 15-20 सालों से हनुमान बेनीवाल जी किस प्रकार आम व्यक्ति की, गरीब की, दलित की, शोषित की आवाज़ वो उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है, उनको फोन करता है, वो कभी ये नहीं पूछते भाई तू किस जाति का है, तूने वोट किसको दिया, आगे किसको वोट देगा, कभी नहीं पूछते। अगर कोई ऐसा व्यक्ति चला गया काम लेकर, चाहे वो कितना ही उनके सामने जो कितना ही ताकतवर व्यक्ति है, लेकिन वो उनकी मदद हमेशा करते हैं। जो खींवसर की सीट है उसको आरएलपी की राजधानी या आरएलपी का गढ़ कहा जाता है। लंबे समय से 2008 से लेकर अब तक हनुमान बेनीवाल वहाँ से विधायक रहे। बीच में नारायण बेनीवाल ने भी उपचुनाव जीता था, लेकिन अभी 2024 में जब वो सीट खाली हुई, वहाँ हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल ने आरएलपी से चुनाव लड़ा। तमाम संघर्ष के बावजूद वो चुनाव जीत नहीं पाई। तो उसके पीछे क्या कारण? पिछले 15-20 सालों से राजस्थान के अंदर जिस प्रकार हनुमान जी एक जन क्रांति के रूप में उभर रहे, खुद नए लोगों को तैयार कर रहे हैं, और कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को जो रात को मतलब सोए हुए वो नेता एकदम जग जाते हैं कि क्या हो रहा है, या हनुमान जी आ रहे हैं, हनुमान जी कार्यकर्ता ये करे वो करे। तो इस प्रकार वो सारे लोग परेशान हो गए थे। तो इस उपचुनाव के अंदर वो सारे लोग एक हो गए।
कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने अंदरूनी रूप से गठबंधन करके ये तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन खींवसर उपचुनाव के अंदर हम लोग एक बार हनुमान जी को हमें हराना ही हराना है। तो उनकी क्या है, वो आपस के गठबंधन के चलते, और आप देखिए जिस कांग्रेस को वहाँ खींवसर के अंदर 50,000 60,000 वोट मिलते थे, उसी कांग्रेस को वहाँ 4,000 वोट मिले। क्या कारण है? वह क्या कांग्रेस कार्यकर्ता वो कोई पाकिस्तान थोड़ी चले गए, लोग तो वो कांग्रेस को वही थे ना। कांग्रेस के मूल जो कार्यकर्ता थे, जो जमीन पर काम करने वाले लोग थे, उन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिए केवल हनुमान बिलाल जी को हराने के लिए। तो ये बार बार नहीं होता। अब वहाँ के लोग बहुत दुखी है, खींवसर के लोग बहुत परेशान भी है। और आपने ये देखा कि हनुमान जी ने जिस प्रकार खींवसर, नागौर, मारवाड़ और राजस्थान का नाम पूरे देश के अंदर रोशन किया, कभी भी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। लेकिन खींवसर के जो विधायक है भाजपा से, रेवंत राम जी डांगा, किस प्रकार उन्होंने जो जनता का बजट होता है, जो सांसद निधि होती है, उस निधि से जो किसी फर्म को काम दिलाने के एवज के अंदर 40% जो राशि उन लोगों ने उन्होंने मांग करी है, उसके बाद में पूरे प्रदेश के अंदर खींवसर का नाम खराब हुआ, नागौर का नाम खराब हुआ, और लोग ये बातें भी कर रहे हैं, चाहे वो उन्होंने हनुमान जी को वोट दिया या नहीं दिया, हनुमान जी को पसंद करते या नहीं करते, ऐसे लोग हमेशा बातें करते रहते हैं। हमें भी मिलते हैं कि यार किस प्रकार हनुमान जी ने खींवसर का और नागौर का नाम ऊपर किया, और किस प्रकार रेवंत राम जी ने वो नागौर का नाम मिट्टी के अंदर मिलाने का काम किया। तो ये सारी चीजें आप लोग देख रहे हो। लेकिन रेवंत राम डांगा भी कार्यकर्ता तो आरएलपी की थे, ऐसे गलत काम किए तब तो आरएलपी से उनको निकाला था ना। बाकी रेवंत राम जी तो हनुमान जी के बिल्कुल पारिवारिक सदस्य टाइप भी थे, उनके वो पारिवारिक सदस्य है। लेकिन जो रेवंत राम जी को प्रधान बनाया, उससे पहले उनके पास बड़ा पद नहीं था ना, सरपंच ही था। तो सरपंच जितना होता था वो शायद हनुमान जी के पास वो सूचना जाती भी नहीं, या फिर उनके पास शिकायत जाती नहीं थी। लेकिन जो ही प्रधान हनुमान जी ने रेवंत जी को बढ़ाया, तब रेवंत राम जी ने सरपंचों से हफ्ता वसूली का काम शुरू कर दिया। वो सरपंच उन क्षेत्र के सरपंच हनुमान जी के पास गए और कहा कि भाई रेवंत जी हमसे ये पैसे की डिमांड कर रहे हैं, परसेंटेज मांग रहे हैं। तब हनुमान जी ने रेवंत जी को पार्टी से बाहर निकाला। बाकी कौन निकालता बताओ आप। और फिर बाद में जो आगे घटना हुई वो आपने देखा, मैंने देखा। अभी मैं आपको 5 छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ, उसमें आपको मास्टर बनना है और केवल नंबर देना है कि इतने, जैसे मैं 10 में से कितने देने। 4 सवाल आपसे मैं पूछूंगा। एक तो प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के बारे में, दूसरा सवाल प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बारे में, तीसरा सवाल आएगा हमारे स्थानीय लोकल सांसद उमेदाराम बेनीवाल, और चौथा सवाल आएगा आपके बायतू के स्थानीय लोकल विधायक हरीश चौधरी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का जो भी 2014 से अब तक का कार्यकाल है, उसको आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 0। मोदी सरकार को? बिल्कुल। कारण? जिन उद्देश्यों के साथ में चुनाव के वक्त वोट लिए, मोदी जी ने कहा था 2014 के अंदर कि यहाँ रेगिस्तान के अंदर में जिस प्रकार आंकड़ों के पौधे है, उसी प्रकार यहाँ पर आम के पौधे लगा दूँ। लेकिन 19 में और 24 में वापिस सरकार भी तो बनी है ना। बात तो सुनो ना, सरकार तो बनी है। लोग तो देखो सामने चुनाव लड़ने वाला आदमी नहीं था ना, तो सरकार तो बढ़ेगी। जो विपक्षी पार्टी है उनके पास प्रधानमंत्री बनने का योग्य कोई उम्मीदवार नहीं है। राहुल गांधी थे ना? 1% भी नहीं है ना। राहुल गांधी के अंदर तो 1% लक्षण नहीं है एमपी बनने के, फिर भी लोग बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुख्य प्रधान, आपको लगता है राहुल गांधी कभी मोदी को टक्कर नहीं दे पाए? कभी नहीं, जिंदगी कभी नहीं, दे ही नहीं पाएंगे। क्योंकि उसका कारण है कि जिस प्रकार मोदी जी फेंक रहे हैं, उनका जो काम करने का जो लहजा है, उनकी पार्टी का जो सिस्टम है, वो उस हिसाब से ही है। केवल बड़ी बड़ी बातें करके, या फिर आप कहो कि लोगों को लोक लुभावने वादे करके। मोदी सरकार को तो लगभग 12 साल होने वाले हो गए, लगभग 11.5 साल हो गए। प्रदेश की भजनलाल सरकार है, उनको 2 साल हुए। मुख्यमंत्री भी एकदम नया चेहरा है। तो मुख्यमंत्री को, उनके कार्यकाल को, उनके व्यक्तित्व को और प्रदेश सरकार को, दोनों को आप किस तरीके से, उसको 10 में से कितने नंबर देंगे और कैसा प्रदर्शन मानते हैं उनको? अच्छे प्रदर्शन के लिए तो 10 में से 0 है, और खराब प्रदर्शन के लिए 10 में से 10 है। भजनलाल शर्मा तो एकदम नया चेहरा है। 2 साल के अंदर आप देखिए राजस्थान के अंदर क्या हालात हुए हैं, किस प्रकार गुंडे, बदमाश, बजरी माफिया, बाकी ये भू माफिया, किस प्रकार इन लोगों का आतंक है राजस्थान के अंदर।
हम सब लोग देखते हैं, हर रोज अखबार के अंदर हर रोज ऐसी एक खबर आती है कि आज बजरी माफियों ने वहां पर इतने लोगों को कुचल दिया, आज उसको मार दिया। हर रोज राजस्थान के अंदर गैंगवार, यहाँ पर बलात्कार की घटनाएं, महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। और दूसरी बात, किसान तो बिल्कुल भी यहाँ सेफ नहीं है। जो किसानों को यहाँ पर 2021, 22, 23 का ऋण उस समय मिलना था, वो अभी तक नहीं मिला है। तो 23-24 तक बाकी है, 25 का भी बाकी है। तो यहाँ पर कुछ भी सेफ नहीं है। और जो ये सरकार अभी चला रही है, ब्यूरोक्रेट्स की सरकार है, उनका उद्देश्य दूसरा है। उनका उद्देश्य है कि राजस्थान से यहाँ से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके केंद्र सरकार वहाँ को केंद्र में ले जाया जाए और वहाँ के जो नेताओं के उनकी शाकरी की जाए। 2 सवालों के जवाब आपने पूरे खुलकर दे दिए, लेकिन तीसरा सवाल आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि 18 और 23 में आपकी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले आपके मित्र, आपके मार्गदर्शक उमेदाराम बेनीवाल, जो अभी कांग्रेस से बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के लोकसभा सांसद है, उनका 1.5 साल का कार्यकाल सांसद के रूप में पूरा हो गया है। तो उनको 10 में से आप कितने नंबर देंगे? उनको सांसद के कार्यकाल के रूप में उनका कार्यकाल कैसा रहा है अब तक का? उनका एक मिशन था, एमपी बनने से पहले भी था, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। वो जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर थे, उसमें भी उन्होंने बाइतू विधानसभा क्षेत्र के कम से कम ऐसे 60 से ज़्यादा विद्यालयों के अंदर खुद की जेब से डिजिटल क्लासरूम के लिए वहाँ डिजिटल क्लासरूम लगाए थे। और आज भी वो अपने मुद्दे पे कायम है। तो मैं उनको इस चीज़ की तो बधाई देता ही देता हूँ। अब बाकी जब कामकाज के लिए नंबर तो अब क्या दे, सरकार के अंदर अगर वो होते उसमें उनके नंबर देने की बात होती। बाकी अभी तो विपक्ष के अंदर है, वही उसी भूमिका अंदर है जिस भूमिका अंदर हम लोग हैं। उमेदाराम जी कार्यकाल को आप ठीक ठाक मानते हैं? जिस उद्देश्य के लिए वो उनका जो मोटो था, नारा था शिक्षा का, उसके अंदर तो वो काम कर ही रहे हैं। अभी भी आपके मन में उमेदाराम जी के प्रति सहानुभूति है? सहानुभूति मैं नहीं कह सकता, लेकिन शिक्षा के प्रति जो उन्होंने काम शुरू किया 2020 के अंदर, उस काम के अंदर तो वो आज भी लगे हुए हैं। अब बाकी चीज़ें अलग है, उद्देश्य उस समय जब उमेश जी को कांग्रेस ज्वाइन कर रही थी तो उन लोगों का अलग था, आज उनका उद्देश्य अलग है उन लोगों का। तो आरएलपी के पुराने कार्यकर्ताओं की सार संभाल करते हैं वो कभी, पुराने मित्रों के नाते? काम काज के लिए अगर कोई फोन करता है तो वो मदद करता ही है। बाकी अब वो कांग्रेस के अंदर है, हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर है, प्रशंसा का या फिर वो कोई विषय नहीं है। तो अभी आपके पुराने प्रतिस्पर्धी जिनके बारे में आप सोशल मीडिया पर भी खुलकर लिखते हैं, बयान भी खुलकर देते हैं, हरीश चौधरी जो बाइतू के विधायक हैं, 2018 से लेकर अब तक 7 साल का कार्यकाल है उनका विधायक के रूप में बाइतू में पूरा हो गया है, उनको आप 10 में से कितने नंबर देंगे? उमेदाराम जी को तो नंबर वाले सवाल बच गए, आपको 10 देने की उसमें की हुई है नहीं। मैं 10 में से उनको भी 0 ही दे रहा हूँ, क्योंकि उनकी वो बातें अलग है, कतनी करने का अंतर है। और बाकी भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट बाइतू के अंदर वो लेके नहीं आए जिस प्रकार का जो उनके लिए, क्योंकि पिछली तो सरकार ही उनकी थी, उनके लोगों द्वारा जो उनके प्रति जो हवा बनाई हुई है ना, उस हिसाब से तो ऐसा कोई बड़ा काम बाइतू के अंदर हुआ नहीं। हाँ, ये काम जरूर हुआ था पिछले कार्यकाल के अंदर। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी उनसे हाथ मिला लिया। बाकी अगर भाजपा के लोग खुद वश नहीं होते, अगर खुद वश नहीं होते तो उनके पिछले कार्यकाल के अंदर जो चुनाव से 1-1.5 साल पहले बाइतू विधायक महोदय ने मतलब प्रत्येक गांव के अंदर अपने चहेतों को राजी करने के लिए ट्यूबवेल दी थी। तो एक ट्यूबवेल का खर्चा आता है मिनिमम आप मान लो 6-7 लाख रुपए। लेकिन उस समय एक ट्यूबवेल का इन्होंने वो एमएलए से दी थी सारी, एक ट्यूबवेल का उन्होंने खर्चा जोड़ा था 38 लाख 40 हजार 40 लाख 38 लाख 45 लाख 50 लाख तक। उनकी अगर जांच हो जाए तो मैं आपको कहूँगा कि ये जिस प्रकार ये जल जीवन मिशन के अंदर मंत्री जी जेल गए थे, तो उनके बड़े सहम हालात इनके भी हो जाए। क्या बात कर रहे हैं? ये रियल बात है। लेकिन भाजपा के लोग भी भ्रष्ट हैं, वो जांच करा नहीं पा रहे। अगर भाजपा के लोग भ्रष्ट नहीं हैं तो मैं उनको चुनौती देता हूँ कि आप जांच कराओ किस प्रकार बाइतू के जो विधायक महोदय है उन्होंने एमएलए जो निधि होती है, फंड होता है, उनका दुरुपयोग किया। आप ही सोच सकते हो ना कि जो
एक ट्यूबवेल पर 5-7 लाख खर्चा था, उसी ट्यूबवेल से सरकार से उन्होंने 40 लाख 50 लाख रुपए ले लिए। ये बात देखो आप। आपसे व्यक्तिगत तौर पे लास्ट सवाल है मेरा। अभी 2026 शुरू हुआ है, अगले 5 साल में, क्योंकि आप लगभग 15 साल से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय है, चाहे वो छात्र संघ राजनीति का कार्यकाल हो, लगभग 1.5 दशक हो गया है। अगले 5 साल में जब हम जलाराम पालीवाल से मिलेंगे 2030 में, तो आप खुद को किस रूप में देखेंगे? मैं उस समय भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का समर्पित सिपाही के रूप में आपको मिलूंगा, और जो जन भावनाएं हनुमान बेनीवाल जी के प्रति, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति जो जुड़ी हुई है, उन जन भावनाओं के साथ में और उन जन भावनाओं की कद्र करते हुए हमेशा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एक मजबूत सिपाही के रूप में आपको मिलूंगा। सबसे लास्ट में आप हमारे पीके टाइम्स के दर्शकों को, अपने चाहने वालों को कोई संक्षिप्त संदेश देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं सबसे पहले तो पीके टाइम्स के दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग खुलकर पीके टाइम्स का सहयोग करें, सपोर्ट करें, और आज के तारीख के अंदर जिस प्रकार हम लोग मीडिया को स्वतः स्तंभ कहते हैं, पीके टाइम हमेशा हर क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति की खबर करता है और हर शोषित गरीब के लिए हमेशा खड़ा रहता है। और मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम जो हमारे साथी है, कार्यकर्ता, उनको कहना चाहूँगा कि बार बार आपको ऐसे मौके नहीं आते। जो लड़ाई हनुमान बेनीवाल जी ने इस प्रदेश के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए जो शुरू की है, उस लड़ाई के लिए आप लोग मजबूती के साथ में, डबल जोश के अंदर हनुमान जी के साथ में लग जाओ। जब तक हम लोग मजबूती के साथ में नहीं लगेंगे, केवल नारेबाजी या फिर सेल्फी या सोशल मीडिया पर हम लोग ज़्यादा फेमस होने से कुछ नहीं होगा। आप लोग मजबूती के साथ में जो परिकल्पना हनुमान बेनीवाल जी ने इस राजस्थान के लिए की है, वो परिकल्पना तभी पूरी होगी जब आगामी जो पंचायत राज चुनाव के अंदर आप लोग, हम लोग, सब लोग मिलकर प्रत्येक पंचायत समिति, प्रत्येक जिला परिषद की सीट हम लोग जीतें और हनुमान जी को मजबूत करें। तो ये थे जलाराम पालीवाल, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता है मजबूत, और हनुमान बेनीवाल के भी मजबूत सिपाही है लंबे टाइम से, और आप जिले की राजनीति में, बायतू विधानसभा की राजनीति में सक्रिय है, और रालोपा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मजबूत युवा चेहरे के तौर पर आपको देखा जाता है। आपकी व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड, पार्टी से रिलेटेड, हनुमान बेनीवाल से रिलेटेड, और बाकी जो भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो सवाल है, इन पर हमने आपसे बात की। ये बातचीत आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे भी हम ऐसे ही अलग अलग पेशे से जुड़े हुए, अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए शख्सियतों को हम बुलाते हैं। पीके टाइम्स जो विथ पॉडकास्ट का जो ये प्लेटफॉर्म है, ये तमाम लोगों के लिए खुला है, और आप जिन लोगों के सजेशन हमें देते हो, हम लगातार उन लोगों को बुलाते भी है। तो आप किन लोगों को देखना चाहते हो, उनसे हमें क्या सवाल पूछना चाहिए, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली शख्सियत के साथ पीके टाइम्स विद पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।